हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए, सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कंप्लीट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद आज लास्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NSR। इसमें भी बात करने वाला हूं मैं SN1, SN2 एंड SNAR। SN मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग होता है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, कोई SNI बताता है, कोई SNAR बताता है ना। SN1 SN2 तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक पार्ट है, तो मैं बेसिक लेने वाला हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें भी आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MK केमिस्ट्री, सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपका प्यारा चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फंडा क्या होता है NSR। देखो, NSR क्या होता है। मेरे पास में कोई एल्किल हैलाइड है, कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, और साथ में न्यूक्लियोफाइल। एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ये आपको देखने को मिलेगी मेनली हेलो एल्केन में मिल जाएगी आपको, अल्कोहल में मिल जाएगी आपको, ये है ना, हेलो एल्केन, अल्कोहल, इनमें आपको मेनली ये रिएक्शन देखने को मिलेगी NSR। और भी जगह होती है लेकिन वहां पे इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है। ज़्यादा इसका जो इंपॉर्टेंस होती है वो कहाँ पे होती है, हेलो एल्केन और अल्कोहल में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक पार्ट क्या है, कैसे इसको करना है, क्या होता है, रिएक्शन कैसे होती है, इसकी बेसिक पार्ट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करते हैं। देखो, होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं, इतने दिनों में हो गया होगा क्लियर। ये तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक जाएगा दूसरा आएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ये कोई कंपनी चला रहा है, ये कार्बन जो है कोई कंपनी चला रहा है, और इससे जुड़ा हुआ कोई कंपनी चला रहा है, इससे जुड़ा हुआ ये X जो है हेलोजन हो सकता है कोई भी। ये क्या होता है, ये एक एम्प्लॉय है। क्या है, एम्प्लॉय है। तो जब दूसरा कोई एम्प्लॉय आता है अप्लाई करने के लिए, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये जाके इसके पास जाएगा, तो ये इसका इंटरव्यू लेगा, लगेगा कि यार ये इस बंदे में दम है, काम करेगा अच्छा। तो क्या करता है, इस बंदे के आने के कारण इस बंदे को ये रिमूव कर जाता है, हटा देता है इसको यहाँ से, और हटा के क्या बनाता है, मतलब इसको हटाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, ये X माइनस के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड वैसे तो पहले से ही पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि देखो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा। बाकी जनरली वैसे यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके, जो भी इसकी सैलरी वैलरी है, लेके हिसाब किताब करके निकल जाता है, और इस पे आके कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल। कौन आके जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल, और इस बेचारे को बाहर निकाल दिया जाता है कंपनी से, इस बेचारे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा हेलो एल्केन के ऊपर, कोई भी हेलो एल्केन हो सकती है, और पहले वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये हटेगा, उसकी जगह दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाएगा, और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया तो हम इसे कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। शॉर्ट में इसके क्या कहेंगे, NSR कहेंगे हम इसको। NSR का मीनिंग यही होता है, जैसा नाम होता है वैसा ही इनका काम होता है। तो रिएक्शन पहचानना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है 12th क्लास में, बहुत काम आने वाला है। ये बेसिक बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखना इसको। बहुत ज़बरदस्त बेसिक है, अच्छे से मैं बढ़िया करवा रहा हूँ बेसिक। उस बेसिक के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का बेसिक होता है, तो ये अटैक इस तरह से होता है, न्यूक्लियोफाइल इस तरह अलग अलग। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे रिएक्शन करता है ये, मतलब कैसे ये इसको हटाता है, कैसे अटैक करता है, इसका मैकेनिज्म किस टाइप का होगा वो देखना है। तो देखो, मैकेनिज्म जो होता है वो दो प्रकार का लेंगे अपन जनरली, SN1 एंड SN2।
तो पहले बात करता हूँ SN1 की, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये कैसे SN रिएक्शन जो है वो कैसे रिएक्शन करती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं एरोमेटिक का वेट करना, आप एरोमेटिक में मैं बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ आपको, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक होते हैं उससे, है ना। चलिए तो बात करते हैं SN1 की। कॉपी पेन लेके नोट जरूर करते रहना, क्योंकि एक बार देखने से काम नहीं चलता है। कॉपी पेन लेके नोट करोगे, रिवाइज करोगे, जब जाके कहीं ना कहीं ये चीजें आपके क्लियर होने वाली हैं। तो बात करते हैं SN1 की। SN1 रिएक्शन क्या कहेंगे इसे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में इसका नाम ये होता है, फुल फॉर्म इसकी ये होती है, मतलब एक मॉलिक्यूलर, एकाणुक, हिंदी में बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, हिंदी में कुछ ऐसा इसका नाम होता है। तो देखो इसमें क्या होता है SN1 में, SN1 भी एज इट इज रिएक्शन होती है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें अलग होती है। रिएक्शन तो वही है, बेसिक तो वही रहेगा हमारा, मैकेनिज्म कैसे होता है वो देख लेते हैं हम इसका। देखो SN1 का मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले जैसे मेरे पास में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, CH3 Br प्लस जैसे कोई हाइड्रोक्साइड आया, किसी बेस से मिल सकता है हमें हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या है हमारे पास में टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है ना, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। OH की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, और क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे पास में CH3 का होल थ्राइस OH और प्लस Br, ब्रोमाइड के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है SN1 का एग्जांपल है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन हुई कैसे है, कैसे कंप्लीट हुई रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो कैसे हुई रिएक्शन, ये हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास सबसे पहले ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। अच्छा सर, 2 स्टेप में रिएक्शन कैसे होती है? देखो पहले तो क्या बनता है, सबसे पहले CH3 और ये Br प्लस OH, तो ये बॉन्ड लेके जाएगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा Br माइनस, और OH आके इस पे जुड़ेगा। तो उससे पहले क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। सबसे पहले ये बॉन्ड लेके निकलेगा और ये बनाएगा कार्बोकेटाइन। क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या बनेगा, ये यहाँ पे आपके Br माइनस फ्री हो जाएगा, ये Br माइनस फ्री हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप देखो यहीं पे होगा, फर्स्ट स्टेप OH नहीं आएगा, OH सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। OH बाय मिस्टेक लिख दिया, OH सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिवर्सिबल स्टेप होता है, दोनों दिशा में होता है, स्लो स्टेप होता है, धीरे धीरे बनता है कार्बोकेटाइन धीरे धीरे बनता है, क्योंकि ये टूटता है, इस पे हल्का पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे माइनस चार्ज आता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये बॉन्ड टूटता कैसे है। फिर देखो SN1 जो रिएक्शन होगी ना, उसके लिए हमें एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो H2O है ना, कोई अल्कोहल हो सकता है, या कोई एसिडिक एसिड हो सकता है ना, कोई भी एसिड हो सकता है। ये इस तरह का एसिड जो प्रोटॉन देने वाला हो, पोलर। देखो H प्लस OH माइनस, R प्लस OH माइनस, और इधर OH RCO माइनस और H प्लस, तीनों क्या है, माइनस बनाते हैं, पोलर है। और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने वाले, तीनों प्रोटॉन देने, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी दे देगा, तो तीनों प्रोटॉन देने वाले हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए यूज करना है। तो जैसे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, H देगा, H प्लस देगा, ये H प्लस जाके इसको Br को मोटिवेट करेगा कि आजा अपन बॉन्ड बना लेते हैं। इस पे पहले से पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस वाला पार्ट इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं पता होता है बहुत सौ को।
ये Br का बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मोटिवेशन कौन करता है? ये H+। और ये H+ कहां से मिलता है? ये हमारे को मिलता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज ये होता है यहाँ पे। अच्छा ये बॉन्ड, अच्छा जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला इसमें से H+ निकलेगा, ये H बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे जैसे ये HBr बनेगा, HBr बनेगा, हीट निकलेगी बाहर क्योंकि नया बॉन्ड बन रहा है। अब हीट निकलेगी बाहर तो सेकंड स्टेप को भी ये मोटिवेट करता है। देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जैसे ही जाएगा, हीट निकलेगी तो रिएक्शन आगे इजीली प्रोसीड होता है। तो जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसके लिए हीट इनको यहां से मिलती है। एक बात ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया। देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में मेरे पास में वापस से ये न्यूक्लियोफाइल आता है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो ऐसे, ये आ गया कार्बोकेटाइन और फिर ये जुड़ेगा OH- से। ये OH- सेकंड स्टेप में अटैक करता है। ये फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन कंप्लीट और ये टर्शरी अल्कोहल बन जाता है इसमें। तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, तो इसको हम कहेंगे RDS। क्या कहेंगे? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब कि ये रिएक्शन जो होती है, हम जानते हैं काइनेटिक्स की बात करें इसकी थोड़ी सी, तो काइनेटिक्स में क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप ये रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी इस पे, यानी एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड। अब अगर मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करूं या रेट की बात करूं तो वो इसकी पावर 1 इस पे डिपेंड करेगी। ये इसकी जो पावर है 1 इस पे डिपेंड, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। ये रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, केवल और केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, इसको हाफ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल आप कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिएक्शन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड कितना जल्दी ब्रेक होगा। और दूसरी बात इस पे डिपेंड करेगी कार्बोकेटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा इसके अंदर। इसमें कार्बोकेटाइन देखना, SN1 का सीधा फंडा है कार्बोकेटाइन। देखो एक तो ये चीज देखनी है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी जल्दी प्रोसीड होगी। देखो मैंने इसीलिए तो ये लिया है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी प्रोसीड हो। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रहेगा, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है टू कंपैरिजन 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगी। इसी प्रकार जैसे एलाइलिक हैलाइड होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है ना, एलाइलिक हैलाइड, ये जो रिएक्शन होता है ये फटाफट रिएक्शन देते हैं। ये CH और ये CH2Br, तो ये Br निकलेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो एलाइलिक हैलाइड है ना। और ये इस तरह के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ये बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, रिएक्शन उतनी ज्यादा प्रोसीड होगी। बाकी सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो 2-3 बातें इसमें क्लियर करना। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, पहली बात ये फर्स्ट 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है पहला स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, दोनों तरफ चलता है, रिवर्सिबल होता है। तो स्लो स्टेप, रिवर्सिबल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा अपने फर्स्ट। और इसके अलावा एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगी। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा दो, कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या इफेक्ट हो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। और ये सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा। तो ये 2 स्टेप में इस तरह से कंप्लीट होती है, 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, इसलिए अपन इसको कह देंगे SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। जिसमें यूनिमोलिकुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये एक ही जो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसी पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पे इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, एक पहले स्टेप पे डिपेंड करते। तो 2-3 बातें हैं इसका हमें ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन की कंसंट्रेशन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन। ओके, तो ये होता है हमारा SN1 वाला पार्ट कंप्लीट होता है। SN1 में इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है।
और अब बात करते हैं थोड़े से मैकेनिज्म की, SN2 वाले मैकेनिज्म की, कि SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखो SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाई मॉलिक्यूलर है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे वही एज इट इज रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3 मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ प्लस OH। जैसे एक मेरे पास एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, बना रहा है मेथेनॉल और प्लस यहाँ पे ये Cl बार निकल जाएगा। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की जरूरत नहीं है ना, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे, इसमें वैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ये। अच्छा रिएक्शन इसमें क्योंकि कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का कोई फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ध्यान रखना। एक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं इसका। SN2 से रिएक्शन कैसे होती है, दोनों मैकेनिज्म है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब आप पूछोगे साहब ये कब होती है वो कब होती है, तो उसके लिए कुछ रीजन मैंने बता दिया। जैसे वो कार्बोकैटायन कितना स्टेबल होता है, उसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो उस मीडियम से रिएक्शन होगी भाई। अगर जब भी हेलो एल्केन या ऐसे एल्कोहल वगैरह चैप्टर आएंगे, एल्कोहल वाले कंपाउंड आएंगे, हेलो एल्केन जैसा कंपाउंड आ गया, तो उसको थोड़ी पता है कि मुझे SN1 से होना है SN2 से होना है, उसको थोड़ी पता होता है। वो क्या करता है, वो जिस मीडियम से वो इसको स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे देखो अगर मेरे पास कार्बोकैटायन स्टेबल है इसमें तो वो SN1 से हो जाएगी, अगर मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वो SN2 से हो जाएगी। तो उसकी बात भी करता हूं मैं अभी। तो रिएक्शन पे वो डिपेंड करेगा कि आपका हेलो एल्केन कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे मेरे पास इसकी स्टाइल थोड़ी मैं इस तरह से लिखता हूं, और ये Cl, ये H, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन कार्बोकैटायन sp2 हो गया था, प्लेनर हो गया था, है ना। sp2 कार्बन हो गया था कार्बोकैटायन में, उसके बाद वापस से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कि वो अनस्टेबल रहता है। हालांकि स्टेबल तो रहता है कार्बोकैटायन, लेकिन वो प्लस वाली स्पीसीज है तो जल्दी रिएक्शन करेगी ना, प्लस में तो रहेगी नहीं वो स्पीसीज, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इस स्टाइल से मैंने बनाया इसको, थोड़ी स्टाइल चेंज की और इधर से आया मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करेगा, इसके पास अटैक करने आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था इस पे थोड़ा डेल प्लस और इस पे डेल माइनस, ये माइनस लेके बैठा है पहले से, और यहाँ पे ये पहले से माइनस है। बताओ दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये सामने से आएगा तो इस पे रिपल्सन लगेगा, तो ये क्या करता है, इधर से नहीं आता, इस प्लस से अट्रैक्ट होता है, पीछे से अटैक करता है इसके ऊपर, बैक साइड से बैकवर्ड अटैक होता है इसके अंदर, ध्यान रखना इसका, है ना। तो ये आएगा इधर, अब क्या बनाएगा, देखो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगी ये इस तरह की, ये H, और देखो टक 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 ये बना हमारा Cl, और टक 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 ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। इस तरह की एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। ये वो वाली स्थिति है, ये वो वाली स्थिति है जब आप 11th क्लास पास कर जाते हो, 11th क्लास पास कर जाते हो और रिजल्ट आना पेंडिंग होता है ना। 11th क्लास आपने पास कर दी और रिजल्ट आना पेंडिंग है, वो वाली स्टेज है। कैसे, देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पूरा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, और पुराना बॉन्ड जो Cl का था वो टूटा नहीं है। मतलब कि आप 11th से 12th में जा रहे हो, पूरी तरह से गए नहीं हो, और 11th से 12th में जा रहे हो और अभी 12th में आए भी नहीं हो पूरी तरह से, 11th से पास भी नहीं हुए पूरी तरह से और 12th में आए भी नहीं हो पूरी तरह से। तो वो बीच वाली स्टेज आ गई, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वो वाली स्टेज है ट्रांजिशन स्टेट, जो आप 11th पास करने एग्जाम दे देते हो उसके बाद की स्टेट, जिसमें आपने तो 12th में गए हो, इधर 11th वाला बॉन्ड टूट रहा है, 12th में जा रहे हो, 12th वाला नया बॉन्ड बन रहा है, तो नहीं तो दोनों पूरे पूरे नहीं बने, आधे आधे बने, तो ये आधे आधे वाली कंडीशन है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। आया समझ में। उसके बाद क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो क्योंकि ये बॉन्ड, इसका आगे स्ट्रक्चर देखो तो देखो ये इस तरह से बन जाती है, देखो देखते जाओ, इसको ऐसे बनेगी, ये H, ये H, ये H और ये OH न्यूक्लियोफाइल। ये H जो होता है ना, देखो इस तरह इस कंडीशन में थे, जैसे एक बारिश में छाता होता है ना, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो छाता क्या होता है, उलट जाता है ना। इस स्टेज से उस स्टेज में चल जाता है, छाता चल जाता है ना।
वही कंडीशन ये है, देखो छाता तना हुआ ये व्यक्ति है, तो इधर था, अब पूरा इधर घूम जाएगा, पूरा इधर घूम जाएगा, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर एक हमारे पास में बन जाएगी एज प्रोडक्ट। एज प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये इसमें क्या क्या इसमें स्पेशल बातें हैं, स्पेशल बातें ये हैं इसमें कि देखो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, एक पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी जरूरी है और इसकी भी जरूरी है, दोनों की जरूरी है, मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब कि मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं इसकी, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी भी कंसंट्रेशन पावर 1, और इधर मैं बात करूं एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकता हूं, उसके भी पावर 1, यानी 1 और 1 कितनी होगी 2। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब यहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होगी, और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे कम करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्लस एक बात और, ये एक ही स्टेप में, देखो नाम इसका SN2 है लेकिन कंप्लीट एक ही स्टेप में हो रही है, जबकि SN1 क्या था, नाम एक था लेकिन कंप्लीट कितने स्टेप में हो रही थी, 2 स्टेप में, दोनों उल्टे चलते हैं, है ना। ध्यान रखना, वो SN1 और SN2 किसके लिए यूज किया है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन इस पे डिपेंड करता है। देखो दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए इसको बाइमोलिकुलर बोल दिया, जबकि वो सिर्फ एक पे डिपेंड कर रही थी इसलिए उसको यूनिमोलिकुलर बोला। यहाँ 2 का मतलब यहां से है, इन दोनों की कंसंट्रेशन से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा, या रेट जो इसे डिसाइड होती है, वो दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से होता है। दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी रेट पे। तो ध्यान रखना यहाँ पे बाइमोलिकुलर इसलिए बोला जाता है इसको। बाकी ये ध्यान रखना, स्टेप में SN2 देर का मतलब यूं नहीं कि 2 स्टेप में होती है। SN2 मतलब ऐसा दिमाग मत लगाना, कई बार हम सोचते हैं 2 से 2 स्टेप, नहीं, सेकंड स्टेप में 2, एक ही स्टेप में होगी ये रिएक्शन, एक स्टेप में ही देखो, एक स्टेप में कंप्लीट होगी पूरी, सेकंड स्टेप कोई होता ही नहीं है। दोनों पे डिपेंड करता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले नए बॉन्ड बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ये प्रोसेस एक साथ होता है, ये मत सोचना जैसा आप 11 से आप एग्जाम दे देते हो तो प्रोसेस दोनों साथ साथ चलेंगे ना। इधर आप 12th में प्रमोट हो रहे हो, इधर आपकी 11th की मार्कशीट तैयार हो रही, पास हो रहे हो, आप रिजल्ट आ रहा है, तो दोनों चीज साथ साथ चलेगी। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, एक साथ चलेंगे दोनों, इसलिए ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। तो दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 1-2 बातें तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसको मैं क्या बोलता हूं, इन्वर्जन। क्या बोलता हूं, इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया, देखो हाइड्रोजन सारे इधर शिफ्ट हो गए। वो अम्ब्रेला वाला एग्जांपल दिया था, छाता होता है वो इन्वर्स हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन। तो ये सारे क्या, इसको अपन कहेंगे इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसके अंदर इन्वर्जन वाली बात भी पाई जाती है ना, इन्वर्जन वाली बात, जैसे हाइड्रोजन है वो रिवर्ट हो गया इधर, तो इसको इन्वर्जन कह देंगे। तो 2-3 बातें ध्यान रखना है इसमें। एक तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, दोनों की दोनों की सांद्रता, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ना। सिंगल स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और वो नए बॉन्ड और पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना साथ साथ होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। एज प्रोडक्ट अपना जो होगा वो इन्वर्जन होके बनेगा प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखो, एक बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आएगा कार्बन के ऊपर। जैसे आप एक व्यक्ति है, उसके ऊपर हम आपको जाके अटैक करना है, कोई व्यक्ति खड़ा है बीच में, रास्ते में कोई खड़ा है, उस पर अटैक करना है। देखो, तो उसके आसपास अगर कोई नहीं होगा तो अटैक करना बहुत आसान होगा। लेकिन बताओ यहाँ पे मैं बहुत सारे, जैसे ये कर दिया मैं, देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये H, 3 CH3 अगर बीच में आ गया और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो बताओ इसका अटैक करना मुश्किल होगा ना इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर इसका अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा। अब उतना मुश्किल होगा तो जितना ज्यादा मुश्किल होगा तो उतनी कम रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना, हमें इसमें क्या देखना है, SN2 के अंदर में देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा या बाधा हो जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग अगर घेर के रखेंगे एक आदमी को तो आप जाके अटैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग घेर के रखे हुए हैं, पहले उनको हटाओगे तब जाके अटैक कर पाओगे। और अगर अकेला आदमी बैठा है, जैसे ये बैठा है, तो जल्दी अटैक हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर जो होता है वो SN2 में काम आता है, SN1 में सिर्फ और सिर्फ क्या काम आता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन। ये दोनों बातें वहां पे इंपॉर्टेंट होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं हम। स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्शन मतलब उल्टा हो जाएगा। SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, जल्दी होगी रिएक्शन,
क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा ना, यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो SN1 के लिए तो स्पीड में होगी रिएक्शन, लेकिन SN2 के लिए रिएक्शन स्पीड में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस को आपको देखना है। ओके, ये हो गया हमारे पास में SN2 वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। यही SN2 होता है और इसके अलावा कोई दिमाग में लगाना नहीं, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं, बहुत सिंपल है। अब इसमें कई बार पूछता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी। अगर मान लो मेरे पास एल्किल हैलाइड सेम है ना, जैसे मेरे पास में कई बार पूछ लेते हैं, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के लिए ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे मेरे पास में एल्किल हैलाइड मेरे पास एक ही है, ये R है, जैसे RI है ना, RBr, RCl और RF। जैसे हमने ESR में देखा था, ESR में अगर रिएक्टिविटी देखी थी तो यहां से ये फ्लोरीन जल्दी टूट रहा था, यानी यहां से ये फ्लोरीन जल्दी टूट के फटाफट रिएक्शन कर रहा था, तो ऑर्डर हमारा ये आ रहा था, है ना, ये ऑर्डर आ रहा था, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, AlCl3, वहां रिएजेंट अलग था, वहां क्या था, AlCl3 था, और AlCl3 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये जल्दी, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है तो ये जल्दी बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, जबकि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन को डिसॉल्व कर जाएगा। तो यहाँ पे वहां पे ऑर्डर ऐसा हुआ करता था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, AlCl3 जैसा कोई रिएजेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली इसका जल्दी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज में। इसको ऐसे समझा देता हूं, देखो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये ऐसे RI BR CL और ये F, इस तरह से साइज होती है इनकी। तो ये सबसे बड़ी साइज का होता है। देखो बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो जल्दी टूटेगा, यहां से तोड़ के चल जाएगा बॉन्ड। फिर उसके बाद ये, तो जो जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा तो जल्दी प्लस बनाएगा, कार्बोकेटाइन भी जल्दी बनाएगा, और ये प्लस वाली स्पीसीज भी जल्दी, जो क्योंकि न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप, जितना जल्दी ये निकलेगा उतना जल्दी आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैच्ड होगा ना, तो इसके निकलने पे भी तो डिपेंड करेगा। तो जैसे फर्स्ट SN1 की बात करूं तो ये जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये फायदेमंद है। अच्छा SN2 के लिए बात करूं तो SN2 में भी क्या होता है, भले ही CH3Cl है, लेकिन अगर ये जल्दी निकलेगा, इसकी जगह मैं RI ले लेता हूं, तो ये बहुत जल्दी निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से जल्दी अटैक कर पाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, तो लिविंग ग्रुप जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन होगी, तो कुछ इस तरह का ऑर्डर आने वाला है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर देखेंगे तो रिएक्टिविटी किसकी होगी, एल्किल आयोडाइड, कोई भी एल्किल आयोडाइड हो सकता है, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, दोनों के लिए यही ऑर्डर रहने वाला है। SN1 हो चाहे SN2 हो, ध्यान रखना दोनों के लिए ऑर्डर यही रहने वाला है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा SN1 और SN2, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं SN एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक का थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, एरोमेटिक वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे होता है। यहां पे जैसे मैंने यहां पे बेंजीन ली, है ना, बेंजीन ले ली और इस पे Cl ग्रुप जोड़ दिया। रिएक्शन कैसे होती है, अगर मैं Cl से रिएक्शन कराऊं, कोई भी ये हेलो एरीन है, ये एरीन क्यों बोलेंगे, हेलोजन और एरीन, हेलो एल्किल मतलब एल्किल ग्रुप होगा, और ये एरीन मतलब एरोमेटिक ग्रुप होगा, एरोमेटिक ग्रुप से हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो रिएक्शन अगर मैं कराऊं इसकी, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये बनाएगा, पहले तो ये टूटेगा, तो देखो यहां प्लस आ जाएगा। बताओ बेंजीन के जो रेजोनेंस था उसकी इसने बैंड बजा दी, प्लस आ गया ना ऊपर। वह तो ये तो पहले से रेजोनेंस में था, यहाँ पे लॉन पेयर होता है, देखो यहाँ पे लॉन पेयर। अब ये इधर निकलेगा, इससे अच्छा अगर ये इधर जाता तो कितना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता। और इसको इन दोनों को जो है ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करता, माइनस चार्ज आता रिंग पे, जबकि उल्टा हो रहा है, इधर से ये निकलेगा फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये प्लस बनेगा। तो ये वाला जो स्टेप होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा रिंग को, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस अगर अफेक्ट हो रहा है रिएक्शन में तो बहुत बेकार बात है, तो ये गलत बात हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, ये नहीं होती रिएक्शन है। अच्छा ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन हो जाती है। जैसे देखो एक तो मैंने बताया था आपको एलाइलिक हैलाइड,
अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी होती है रिएक्शन, बिल्कुल होती है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं होती है, होती है, बस उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो जैसे मेरे पास में अगर मैंने वही हेलो एल्केन लिया, क्लोरो हेलो एल्केन नहीं, हेलो एरिन लिया, क्लोरोबेंजीन प्लस मत कीजिए, यहां पे डायरेक्ट मैं ले रहा हूं, देखो NaOH ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, NaOH 623 केल्विन, 623 केल्विन टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड 300 ATM प्रेशर। अगर ये कंडीशन में अप्लाइड करता हूं तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि Cl निकलता है, OH अटैच हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है बहुत जल्दी रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बना देगी हमारे पास में, क्या बनाएगी, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, मतलब कि फिनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, फिनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। इन दिस कंडीशन, ओनली इन दिस, 300 ATM प्रेशर होगा, है ना, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 623 केल्विन, है ना, 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और बेस की प्रेजेंट में और H2O की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाया करती है। एक बात ध्यान रखना इस चीज का, है ना, तो फिर ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर मैं देखो, अगर मैं बात करूं इसी रिएक्शन को अगर कैमरा चेक करना होता है ना, तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, कैमरा चेक करना रहता है थोड़ा। देखिए, इसी रिएक्शन को अगर मैं प्रोसीड कर रहा हूं, इसी रिएक्शन को, जैसे मैंने Cl लिया और यहां पे मैंने जोड़ दिया NO2, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेरी, वही NaOH तो लेना ही पड़ेगा, H2O लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये रिएक्शन फिर हो जाएगी 443 केल्विन पर, प्रेशर वही रहेगा हमारा। तो इस तरह से केवल इतने से टेम्परेचर कम हो गया ना, देखो इसके जुड़ने से NO2 क्या होता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है NO2। अगर यही रिएक्शन मैं अगर जैसे ऐसे करा दूं, ये ले लिया मैंने यहाँ पे NO2, यहाँ पे तो NO2 है ही है, और तो पोजीशन में भी NO2 ले लिया और फिर रिएक्शन कराता हूँ, तो देखो फिर क्या होगा, NaOH H2O और टेम्परेचर मेरा रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इसका रह जाएगा मेरे पास में 368 केल्विन, मतलब और टेम्परेचर कम हो जाएगा एक ग्रुप NO2 के आने से, और फिर रिएक्शन हो जाएगी हमारी, OH बना लेगा ये, और ये NO2 एज इट इज रहेगा। और हद तो तब हो जाती है, और हद तो जब हो जाती है जब, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हद तो जब हो जाती है जब ये मेरे पास में Cl, ये NO2, दोनों और तो पोजीशन में मैं ले लेता हूं NO2, तो ये नॉर्मल H2O और NaOH में भी रिएक्शन प्रोसेस, कोई टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, हल्का गर्म करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बना देगा, OH बना देगा, कुछ इस तरह का। क्या बन गया, ये बहुत फेमस कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज द पिक्रिक एसिड, दिस इज ए पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस कंपाउंड है ये। तो देखो ये बन जाता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है मेरे पास में, NO2। अब NO2 ऐसा क्या कर रहा है, क्यों ऐसे NO2 होने से रिएक्शन बिना किसी टेम्परेचर के प्रोसीड हो रही है, NO2 बढ़ने से टेम्परेचर कम लेना पड़ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझना इसको, एक समझा देता हूं, बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो जैसे मैंने यहां पे पैरा पोजीशन पे लिया था, ये मैंने ये यहां पे NO2 जुड़ा हुआ है, और मैंने यहां पे लिया था Cl, ओके, Cl ले लिया। अब देखो क्या होता है, आता है मेरे पास में OH भागता हुआ आता है, कहां से मिला हमें OH, NaOH से मिला, आता है भागता हुआ, और क्या करता है ये कुछ इस तरह की कंडीशन करता है, या ये एज इट इज रहेगा, ये OH क्या करता है, पाई बॉन्ड के कारण अट्रैक्ट होता है इसके ऊपर, पाई बॉन्ड के कारण अट्रैक्ट होगा, तो देखो यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये जैसे इधर शिफ्ट होगा यहाँ प्लस आएगा, ये OH पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस आएगा, OH पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये NO2, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जुड़ गया, देखो इस तरह से
Cl और ये OH आके इस पे जुड़ जाएगा, ये कंडीशन रहेगी। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। देखो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो, इससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। ऐसा क्यों हो रहा था कि वो कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही थी पिक्रिक एसिड की, जबकि ऑर्थो और पैरा दो ही ले रहा था NO2 तो और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा था, एक NO2 ले रहा था तो और टेम्परेचर बढ़ रहा था, कुछ NO2 कोई भी NO2 नहीं ले रहा था तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता 623 के आसपास, है ना। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, NO2। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस M इफेक्ट दिखाता है NO2। NO2 इज ए, ये क्या करता है, इसकी स्टाइल ऐसे बनाओ इसको, ये कुछ इस तरह से, तो ये माइनस आई इधर से चलेगा तो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। और देखो यहाँ पे पैरा पे माइनस आ रहा है, आ गया माइनस, यहाँ पे पैरा पे माइनस आ रहा है, तो पैरा पे माइनस आ रहा है तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए NO2 को, और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसको, यहाँ से मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पैरा पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको ये खींच देगा अपनी तरफ, तो रिंग में बताओ पॉजिटिविटी बढ़ेगी ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो OH माइनस जल्दी अटैक कर पाएगा। समझ में आया लॉजिक क्या है इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बनाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये Cl ये OH। अब देखो ये वापस इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या बना लेगा, ये आ जाएगा इधर Cl ये OH, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर वापस ये इधर जाएगा तो ये इधर निकल जाएगा, है ना, ये वापस इधर जाएगा और ये NO2 यहीं रहेगा, यहीं रहेगा NO2, ये माइनस बनाएगा तो क्या बना देगा लास्ट में, ये लास्ट में बना देगा हमारे पास में ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये OH बन जाएगा और ये यहाँ पे NO2 एज इट इज रहेगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि NO2 का क्या प्रभाव पड़ रहा है, NO2 क्या कर रहा है यहाँ पे, NO2 बढ़ेगा, देखो रिएक्शन में NO2 बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऑर्थो पे देखो, कहीं इसमें मेटा पे कहीं माइनस आ रहा है क्या, इस पे मेटा पे यहाँ पे कोई माइनस आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो ये जगह हमेशा खाली रहेगी, ये जगह खाली, ये खाली, देखो ये खाली रहेगी, ये खाली, ये खाली, ये वाली जगह भी खाली, ये वाली भी खाली। माइनस कहाँ आ रहा है, देखो सबसे पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, तीनों तरफ ऑर्थो और पैरा पे माइनस आ रहा है। और ऑर्थो पैरा पे अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। अब बताओ रिंग में से अगर माइनस कम हो गया तो बढ़ा क्या, माइनस जैसे ही कम होगा रिंग में बढ़ जाएगा प्लस, और प्लस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा। समझ आया आपको कुछ। तो जैसे मैंने एक NO2 लिया तो रिएक्शन क्या हो गई, 623 केल्विन पे कंप्लीट हो गई, है ना, नहीं 623 नहीं 443 पे। और अगर मैंने दो NO2 लिए, एक ऑर्थो पे और ले लिया NO2, दूसरी रिएक्शन थी जिसमें ऑर्थो पे ले लिया था, केवल 368 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ा, है ना। और थर्ड स्टेप में तो बेचारे को, अगर मैंने पिक्रिक जो ये लिया था, मैंने ये वाला पार्ट जो मैंने लिया था जिसमें देखो दोनों ऑर्थो कंडीशन जो है वो कवर थी, और ये ऑर्थो भी, तीन तरफ से NO2 ग्रुप लगा और सारे ऑर्थो वाले कवर हो गए, पैरा पे ये भी कवर हो गया। तो जहां जहां माइनस आया इसको बहुत अच्छे से जोरदार तरीके से खींच लिया, क्योंकि माइनस M इफेक्ट लगाता है। ये क्या लगाता है, माइनस M इफेक्ट, ये माइनस M इफेक्ट लगाएगा, माइनस M इफेक्ट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और आसान हो जाता है। इसलिए क्या होता है, अगर तीन तरफ दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में अगर लगा हुआ है NO2 तो ये OH बहुत आसानी से अटैक कर जाएगा, मतलब गर्म करने की जरूरत रहेगी बस, और आपको कैटलिस्ट NaOH डालना रहेगा और H2O डालना रहेगा, उसमें ये रिएक्शन हो जाएगी, आपको टेम्परेचर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा लाइट गर्म करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो समझ आया कुछ आपको। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा इसका होगा, है ना, ये मैकेनिज्म एक बार आप नोट कर लो। अगर मैं हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूं मैं तो क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर रहेगा इसका। अच्छा, मेटा पोजीशन पे कोई भी माइनस नहीं आ रहा, देखो अगर मेटा पोजीशन में NO2 जोड़ूंगा ना तो सबसे लास्ट में जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं NO2 पे अगर माइनस जोड़ू, अगर ये NO2 यहाँ जोड़ूंगा, देखो हालांकि इफेक्ट तो आता है, रिंग को डीएक्टिवेट तो करेगा ये, क्योंकि माइनस M इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन मेटा पोजीशन में माइनस M इफेक्ट इसका इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको माइनस चार्ज मिलता ही नहीं बेचारे को, तो उस पर इफेक्ट थोड़ा कम आता है। कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। तो देखो होता क्या है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, कुछ इस तरह का, NO2 Cl, फिर ये ग्रेटर रहेगा NO2 Cl, और फिर ग्रेटर रहेगा सिर्फ और सिर्फ मात्र Cl। तो ये ऑर्डर रह जाएगा इसका रिएक्टिविटी का। क्यों रहा, समझ में आया आपको मैकेनिज्म से। तो तीनों के लिए मैकेनिज्म इस तरह के होगी। तो NO2 क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, जितना रिंग पे पॉजिटिव आएगा, अपन ने ये सीखा था, रिंग पे कार्बन पे जितना पॉजिटिव आएगा ये न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक कर पाएगा। तो ये NO2 यहाँ पे पॉजिटिव लाने के लिए तैयार रहते हैं और जल्दी पॉजिटिव लाते हैं और रिएक्शन को जल्दी
प्रोसीड करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, अच्छा लगा है, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके दोस्त हैं जिनके लिए चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।